गुड मॉर्निंग एंड वेलकम एंड लेट अस गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर फॉर टुडे। आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज को लेक्चर को पढ़ाने से पहले पिछले लेक्चर्स में हमने जो पढ़ा है 2 मिनट का समय लेके उसका हम रिवीजन कर लेते हैं। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आप पूरे इवेंट्स को कनेक्ट कर पाओ और चीजों को और गहराई से समझ पाओ। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किस प्रकार अनेकों यूरोपीय शक्ति भारत में आती है। सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद ब्रिटिशर्स और उसके बाद फ्रांसीसी। किस प्रकार इनके द्वारा भारत में आगमन होता है और उसके बाद आगमन के बाद किस प्रकार इनके मध्य शक्ति को प्राप्त करने के लिए, अपनी सीट को सुनिश्चित करने के लिए इनके बीच में संघर्ष होता है। तो अनेक यूरोपीय शक्ति भारत में आती है, उनके मध्य में संघर्ष चलता है और उन शक्तियों में से 2 इंपॉर्टेंट शक्तियां कौन कौन सी रहती है, एक तो ब्रिटिशर्स और एक फ्रेंच। इन दोनों के बीच में युद्धों की एक श्रृंखला लड़ी जाती है, जिसमें इन दोनों के बीच में 3 युद्ध होते हैं। आंग्ल कर्नाटक युद्ध, जिनके बारे में हमने पढ़ा था, और इस युद्ध की श्रृंखला में इन तीनों युद्धों में अंतिम रूप से ब्रिटिशर्स विजयी रहते हैं। शुरुआत में हालांकि लीड कौन ले रहे होते हैं, फ्रेंच ले रहे होते हैं, लेकिन अपनी लीड को बरकरार नहीं रख पाते जो फ्रेंच गवर्नर रहते हैं, ड्यूप्लिएक्स। और फिर अंततः इन युद्धों में, कर्नाटक के युद्धों में किसकी विजय होती है, अंग्रेजों की विजय होती है। ओके, ये हमने देखा था। हमने ये देखा था कि ब्रिटेन के दृष्टिकोण से भारत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। वो इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि इंडिया में रिसोर्सेज का भंडार था और ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होने वाली थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत होने वाली थी। हमने यह देखा था कि ब्रिटेन द्वारा भारत की विजय उस प्रक्रिया का हिस्सा है जिसने ब्रिटेन को सबसे शक्तिशाली देश के रूप में स्थापित किया। मतलब अगर इंग्लैंड उस समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में प्रोडक्शन ज्यादा कर पाया, सुपर पावर की तरफ बढ़ पाया, तो भारत को एक कॉलोनी बनाना बहुत ही ज्यादा उस दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहा था, जिसके कारण ब्रिटेन और ब्रिटिश फ्लरिश हो पाए। तो ब्रिटेन द्वारा भारत पर विजय उस प्रक्रिया का हिस्सा थी जिसने ब्रिटेन को विश्व में सबसे शक्तिशाली देश के रूप में स्थापित किया। और हमने देखा था कि ब्रिटेन में सफलतापूर्वक ब्रिटेन सक्सेसफुली जो कैपिटलिज्म है उस विचारधारा से चल रहा था, वो कैपिटलिज्म की विचारधारा चल रही थी, पूंजीवाद की। साथ साथ साइंटिफिक रेवोल्यूशन हो चुका था, कमर्शियल रेवोल्यूशन, व्यावसायिक क्रांति आ चुकी थी, और उसके साथ साथ बुलियनिज्म से भी वो ग्रस्त था। इस वर्ड पे हम दोबारा कंसंट्रेट करते हैं, बुलियनिज्म। बुलियनिज्म से हमारा तात्पर्य यह है, बुलियनिज्म ये बोलता है, बुलियन, आप काफी बार न्यूज़पेपर में भी ये वर्ड देखते होगे, बुलियन। इसका मतलब गोल्ड, सिल्वर या कीमती धातुएं। तो बुलियनिज्म की विचारधारा ये बोलती है, जिस देश के पास जितना अधिक सोने, चांदी या कीमती धातुओं का भंडार होगा, वो देश उतना ही शक्तिशाली होगा। क्या बोलती है बुलियनिज्म की विचारधारा? ये 16th 17th सेंचुरी में चल रही थी कि जिस देश के पास जितना अधिक गोल्ड, सिल्वर या कीमती धातुओं का संग्रह होगा, वो देश उतना ही ज्यादा शक्तिशाली होगा, और जिस देश के पास जितनी ज्यादा कॉलोनी, उपनिवेशवाद होंगे, वो देश उतना ही ज्यादा शक्तिशाली होगा। इसलिए ब्रिटेन ने कॉलोनी इंडिया को बनाया और जगह जगह कॉलोनी बनाया। पूरे यूरोप में यह विचारधारा चल रही थी। तो यूरोपियंस के बीच में एक होड़ मच गई। फ्रेंच भी अपनी पावर को स्थापित करना चाहता था, ब्रिटेन भी अपनी पावर को स्थापित करना चाहता था, पुर्तगाली भी चाहते थे। तो इसी विचारधारा से ग्रस्त होकर पूरे यूरोपीय देश में एक कंपटीशन चलने लगा, जिसके चलते उन्होंने इंडिया को कॉलोनी बनाई और वहां से गोल्ड सिल्वर लूटने की कोशिश की, अफ्रीका को बनाई, अमेरिका को बनाई, वगैरह वगैरह। तो इस विचारधारा के चलते ये चीजें हो रही थी। और भारत में तो अभी भी एक मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन में ये बुलियनिज्म की विचारधारा चलती है कि गोल्ड सिल्वर का जितना संग्रह होगा उतना ही बढ़िया है। सर्जिकल स्ट्राइक ना हो जाए गोल्ड और सिल्वर पे जल्दी से। चलिए, तो ये विचारधाराएं चल रही थी। ये बुलियनिज्म की जो विचारधारा चल रही थी,
इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू होने वाला था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जो इंडस्ट्रीज थी उसमें प्रोडक्ट्स मतलब कोई उत्पाद बनाने के लिए किस चीज की जरूरत थी? रॉ मटेरियल्स, कच्चा माल। अब ये जो रॉ मटेरियल्स हैं, किसी चीज की उपलब्धता अगर ब्रिटेन में नहीं है तो वो कहां से आएंगे? इंडिया से आएंगे। अब इंडिया से हम रिसोर्सेस या रॉ मटेरियल ले रहे हैं तो बदले में इंडिया को क्या देना पड़ेंगे? पैसे देना पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उस समय भारत में संपूर्ण विश्व में बहुत पहले एक प्रक्रिया चलती थी, बार्टर ट्रेड, वस्तु विनिमय प्रणाली। इसका मतलब क्या होता है? वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चीजों को आपस में या वस्तुओं का आपस में लेन देन करके व्यापार करना। जैसे किसी के पास 2 किलो शक्कर है, किसी के पास 2 किलो चाय है, तो आपस में बदल के व्यापार करना, तो यह बार्टर ट्रेड होती है। उस समय बार्टर ट्रेड हो सकती थी। जैसे अगर इंग्लैंड भारत से रॉ मटेरियल्स ले रहा है तो बदले में भारत को कुछ वस्तुएं दे सकता था, लेकिन क्योंकि उस समय भारत में इंग्लैंड के गुड्स की डिमांड ही नहीं थी, वस्तुओं की डिमांड ही नहीं थी, इसलिए बदले में पैसे देना पड़ते थे। और पैसे में क्या देना पड़ता था? बुलियन, गोल्ड और सिल्वर। क्या देना पड़ता था? बुलियन। अब इससे इंग्लैंड के खाते में से बुलियन कम हो रहा है या बढ़ रहा है? ऑब्वियस सी बात है, कम ही हो रहा है। जबकि विचारधारा क्या चल रही है? बुलियन बढ़ाना है या कम करना है? बढ़ाना है। और हो क्या रहा था? उसके ठीक विपरीत बुलियनिज्म कम होता चला जा रहा था। तो यह एक बहुत बड़ी समस्या इंग्लैंड के सामने अब आके खड़ी हो चुकी थी कि हमको तो कॉलोनाइजेशन करना है, हमको तो बुलियन का संग्रह करना है, हमको तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में प्रोडक्शन करना है, लेकिन हम ये रिस्क नहीं ले सकते कि हमारे बुलियंस कम हो, क्योंकि जिसके पास जितने ज्यादा रिजर्व्स वो उतना शक्तिशाली होगा। यह विचारधारा चल रही थी। तो उनके सामने एक ये भी चैलेंज था कि इसको कैसे रोका जाए जो इंग्लैंड चल रहा है। अनेक यूरोपीय शक्ति भारत में आती हैं, उनके मध्य संघर्ष चलता है। संघर्ष में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे महत्वपूर्ण साबित होती है। इन सब चीजों के बाद अब ब्रिटेन यह कोशिश करेगा कि धीरे 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 करके वो पूरे भारत में अपनी जड़ों को फैला पाए और पूरे भारत को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत लेते जाए। तो आज का टॉपिक में हम यही डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार इन सारी चीजों से ग्रस्त होके और अपने एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फ्रांस को हराने के बाद, हालांकि 1759-60 में फ्रांस को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया गया था, वो हम पढ़ेंगे किस तरीके से ब्रिटेन फ्रांस को एलिमिनेट करके बंगाल पर कब्जा करके प्लासी का युद्ध लड़के, बक्सर का युद्ध लड़के और अपनी कुशल सैन्य शासन मिलिट्री की वजह से किस प्रकार भारत पर वो कब्जा करते। उसके बाद कैसी कैसी पॉलिसीज आती हैं, अनेक पॉलिसीज भारत में लागू की जाती हैं, जैसे कि, और मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, आज हमको मेजरली केवल 7 से 8 साल के बीच का जो पीरियड है उस पर डिस्कशन करना है। लेकिन ये जो पीरियड है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि पूरी 18th सेंचुरी में ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इवेंटों में से एक इवेंट की पूरी चेन है 7 से 8 साल की। और वर्ल्ड हिस्ट्री में भी 18th सेंचुरी का बड़ा मायना है। 3 कारण मैं आपको बताता हूं। 18th सेंचुरी में 3 क्या क्या बड़ी चीजें हुई थी। सबसे पहली, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का आगमन, औद्योगिक क्रांति का आगमन। दूसरी, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध और भारत पर, विशेषकर बंगाल पर अंग्रेजों का कब्जा होना। तीसरा, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम चलना। क्लियर है? और जिस समय भारत में प्लासी और बक्सर के युद्ध लड़े जा रहे थे, उस समय यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में 7 वर्षीय युद्ध, 7 ईयर वॉर चल रहा था। उसके बारे में भी हम देखेंगे और यह देखने की भी कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय इवेंट्स रहते हैं उनका किसी देश की राजनीति पर कैसे प्रभाव पड़ता है। मैंने अभी आपसे क्या बोला है, यह भी देखेंगे हम कि किस तरीके से
अंतरराष्ट्रीय इवेंट्स का किसी देश की राजनीति पर कैसे प्रभाव पड़ता है। अब ये मैंने जो लाइन बोली है इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि 18th सेंचुरी जब ग्लोबलाइजेशन उतने अपने पीक पॉइंट पे नहीं आया था, 18वीं शताब्दी में तो वैश्वीकरण आया नहीं था इतने पीक पॉइंट पे। यदि उस समय किसी दूसरे देश की जो परिस्थितियां हैं वो हमारे देश पे लागू होती हैं या हमारे देश पर उसका प्रभाव पड़ता है, तो आज तो ग्लोबलाइजेशन के युग में कितना प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता होगा ये भी हम देखेंगे। तो 1750 और 18th सेंचुरी के बारे में मैं एक और बात बोलना चाहूंगा। 18th सेंचुरी इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट डार्केस्ट एज इन इंडियन हिस्ट्री, ओके, बिकॉज द मुगल एम्पायर डिक्लाइन, ये सारी चीजें हुई थी। 18वीं शताब्दी को भारत के पूरे इतिहास में बहुत ज्यादा डार्क या अंधेरपूर्ण रूप में देखा जाता है, क्योंकि मुगल डिक्लाइन हुए और बंगाल पर अंग्रेजों का प्रभुत्व हुआ और भी बहुत सारे कारण जो हम देखेंगे। एक और चीज यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा इस लेक्चर को आगे बढ़ने से पहले। बेसिकली आज हम प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, इनमें क्या क्या इवेंट्स हुए, उसके साथ ही अपनी स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा चेंज करते हुए हम क्या करेंगे, आज मेंस की राइटिंग एबिलिटी की भी जो चीजें हैं वो भी इसी लेक्चर में करेंगे। वैसे तो हम अपनी पूरी सीरीज में मेंस के क्वेश्चन आंसर्स के लिए एक अलग सेशन कंडक्ट करते आए हैं, लेकिन आज हम साथ में ही उनको लेंगे क्योंकि अगले 2 लेक्चर्स को भी हमने अलग अलग कर दिया है। ओके, तो आज हम ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे अंग्रेजों ने कैसे भारत में विस्तार किया। आज का पूरा लेक्चर डेडिकेटेड बंगाल को रहेगा, फिर हम मराठास के ऊपर लेंगे और फिर हम मैसूर के ऊपर लेंगे। इस तरीके से हमारा अगला शेड्यूल रहेगा। बंगाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है और अंग्रेजों के दृष्टिकोण से और पूरे भारत की राजनीति के दृष्टिकोण से इसमें क्या इंपॉर्टेंट था। बंगाल बहुत ही ज्यादा विस्तृत क्षेत्र था। ऐसा भी बोला जाता है कि 60% जो इंडिया से ट्रेड इंग्लैंड करती थी उसमें से टोटल में से 60% अकेले बंगाल से होती थी। और आज पहले का बंगाल, मतलब जिस बंगाल की हम बात कर रहे हैं उसमें बंगाल था, ओडिशा था और बिहार था। क्लियर है? तो 60% ट्रेड अकेली कहां से होती थी? केवल अकेली बंगाल से होती थी और यहीं पे बुलियंस का संग्रह हो रहा था। तो बंगाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्षेत्र था, स्ट्रेटेजिक सामरिक दृष्टिकोण से भी, इकोनॉमिक आर्थिक दृष्टिकोण से भी, पॉलिटिकल राजनीतिक दृष्टिकोण से भी, और हर दृष्टिकोण से बंगाल इंपॉर्टेंट था। 60% इंग्लैंड की ट्रेड केवल बंगाल से होती थी। 1700, ऐसा एक क्वेश्चन भी यूपीएससी में पहले पूछा गया है कि सफलता की जिस चाबी को डुप्लिएक्स मद्रास में खोज रहे थे वो बंगाल में क्लाइव को मिल चुकी थी। मतलब फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी अपना पूरा ध्यान साउथ इंडिया में, मद्रास में कंसंट्रेट कर रही थी और ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना ध्यान ईस्ट में बंगाल पे कंसंट्रेट किया, इसलिए उन्हें सफलता मिली। इसके बारे में हम देखेंगे। बंगाल की थोड़ी सी हम पॉलिटिकल सिनेरियो समझने की कोशिश करते हैं, फिर मैं आपको डिक्टेशन इसके ऊपर बताता हूं। तो 1606 से लेके 1750 के बीच में, 1606 से लेके 1750 इन सालों में क्या हुआ? संघर्ष चला अलग अलग यूरोपियन शक्तियों के बीच में। कर्नाटक युद्ध लड़े गए फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। इंग्लैंड ने अपनी पकड़ मजबूत बनाई और 1750 तक आते आते, यह समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, 3 मेजर स्टेशंस, एक कलकत्ता में,
एक साउथ इंडिया में मद्रास में और एक बॉम्बे में। ये इंग्लैंड की 3 प्रेसिडेंसीज थी और यहां पर उनका प्रभुत्व बढ़ चुका था। एक पॉइंट के थ्रू इसको हम लिखेंगे। सिंस द इंसेप्शन ऑफ 18th सेंचुरी, 18वीं शती के शुरुआत से ही, सिंस द इंसेप्शन ऑफ 18th सेंचुरी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैड ए स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन इंडिया विथ 3 मेजर स्टेशंस। 18वीं शती की शुरुआत से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र थे, 3 मेजर स्टेशंस थे। कौन कौन से? बंगाल, ब्रैकेट में फोर्ट विलियम्स, मद्रास और बॉम्बे। देखिए, अब मैं आपको बता देता हूं हम कैसे लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगले 10 से 15 मिनट में आपको पूरी की पूरी स्टोरी और भारत का जो परिदृश्य है उसको समझाने की कोशिश करता हूं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इमीडिएटली बाद एक अच्छा सा चार्ट बना लेंगे जिसकी मदद से आप चीजों को अच्छे से गहराई में समझ पाओगे। ओके? ईस्ट इंडिया कंपनी के, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत पर 3 महत्वपूर्ण स्टेशन थे, फोर्ट विलियम्स कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। जबकि जो फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, अच्छा एक और बात इसमें समझने लायक यह है, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, मान लीजिए भारत में टोटल 29 स्टेट हैं, तो 29 स्टेट का अपना अपना एक चीफ मिनिस्टर होता है और वो एक प्रधानमंत्री के अंडर में आते हैं। क्लियर है? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या था, इन तीनों प्रेसिडेंसी में उनका एक एक प्रशासनिक अधिकारी या एडमिनिस्ट्रेटर होता था। जबकि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने गलती करी, उनके 2 इंपॉर्टेंट क्षेत्र थे, एक तो पौंडीचेरी स्टेशन था और एक और था ईस्ट इंडिया में जिसका नाम था चंदरनगर। इसको समझने की कोशिश करो थोड़ा। कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे ये 3 मेजर प्रेसिडेंसीज थी और इनके अपने अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स थे वहां पे इंग्लैंड के। पौंडीचेरी और चंदरनगर ये फ्रेंच की थी। 1750s तक आते आते केवल 2 ही क्षेत्र फ्रेंच के थे जिनमें उनका इन्फ्लुएंस था। और होता क्या था, दोनों क्षेत्रों के लिए केवल एक ही प्रशासनिक अधिकारी था और वो कहां होता था? पौंडीचेरी में। क्लियर है? 1750 में पौंडीचेरी को वो खो चुके थे, अपना प्रभुत्व उस पे से उनका कम हो गया था। तो 1750 के बाद यहां पे जो ईस्ट में उनकी कोई एक टेरिटरी बची है, क्षेत्र बचा है, उनपे उसका इतना ज्यादा पकड़ मजबूत नहीं थी क्योंकि यहां पे उनका एडमिनिस्ट्रेशन वीक था। यहां पे उन्होंने अपनी प्रेसिडेंसी में कोई भी एक प्रशासनिक अधिकारी नहीं लगा रखा था। तो मान लीजिए बाद में बंगाल के राजा अगर फ्रांस से यह अपेक्षा करते हैं कि फ्रांस अगर मैं अंग्रेजों के खिलाफ लड़ता हूं तो मेरी मदद कर देगा, तो वो मानना बेवकूफी थी क्योंकि फ्रांस का उतना ज्यादा मजबूत पकड़ नहीं रही थी। और हम आगे चल के देखेंगे कि कैसे प्लासी के युद्ध से ठीक पहले जब इंग्लैंड में 7 ईयर वॉर चल रहा था तो चंदरनगर जो कि फ्रांस की एक क्षेत्र था उस पर ब्रिटिश आक्रमण कर देते हैं। क्लियर है? और ये तो 1750 के आसपास जा ही चुका था। पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो को हम समझते हैं। देखिए, जिस समय 1717 में, बल्कि उससे पहले चलते हम 1633, आप ऐसा करिए साथ साथ एक डायग्राम बनाइए।
इसकी मदद से हम समझते हैं चीजों को। ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, ब्रिटिश की बंगाल विजय, ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। इसमें हम मेजरली 5 पॉइंट्स बनाएंगे और उनके बारे में लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट बना के आप लिखिए, फर्स्ट पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ इंडिया, भारत का राजनीतिक परिदृश्य, इसके बारे में समझो। भारत का राजनीतिक परिदृश्य उस समय क्या था 1750 के आसपास। सबसे पहला पॉइंट, मुगल्स डिक्लाइंड, मुगल डिक्लाइन, मुगलों का पतन 1707 में समझा देता हूं इसको। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के साथ, इसको बड़े अच्छे से समझना, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के साथ मुगलों का पतन हुआ। बाद में कोई एक स्ट्रॉन्ग राजा मुगल्स में नहीं था और भारत में मुगल के बाद कोई भी ऐसा नया राज्य नहीं आया जिसने पूरे भारत को संगठित करने की कोशिश की। मराठाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि मराठा अपना क्षेत्र विस्तार करके अखंड भारत का निर्माण करके एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाएंगे, लेकिन आपसी फूट के चलते वो कभी संभव नहीं हो पाया। मतलब जैसे मुगल साम्राज्य में औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है, उसका पतन होता है और अब भारत छोटे 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 क्षेत्रीय प्रांतों में बढ़ जाता है। आपको मैं एक और चीज बता देता हूं, जब पूरे भारत के इतिहास में या किसी भी देश का इतिहास हम पढ़ते हैं तो एक चीज हम पाएंगे, जब भी किसी भी देश में, हम भारत के कंटेक्स्ट में भी बात करते हैं, किसी भी देश में अगर कोई राजा स्ट्रांग होता है और उस समय राजधानी थी दिल्ली, तो अगर कोई सीट, पावर, अथॉरिटी दिल्ली में इंपॉर्टेंट होती थी या राजा शक्तिशाली होता था, तो आसपास के क्षेत्रों के जो छोटे छोटे राजा रहते थे वो इनके स्वामित्व को अपना लेते थे, मतलब इनके अंडर में काम करते थे, इनको अपना राजा मान लेते थे। ठीक है, अपनी सॉवरेनिटी को इनको सरेंडर कर देते थे, अपनी संप्रभुत्व को इनको सरेंडर करते थे। और जब भी कोई नालायक राजा आता था तो ये अपने आप को सब क्या कर देते थे, स्वतंत्र घोषित कर देते थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद सबने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और फिर कोई ने भी ये कोशिश नहीं की कि इनको संगठित कर पाए। हालांकि देखिए, कोशिश नहीं की, इसका मतलब मेरा यह है कि कोई भी राज्य ने संगठित कोशिश नहीं की। संगठित से मेरा मतलब है, ऐसा बोला जाता है कि 1757 में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों को जो विजय मिली थी उसका बिल्कुल महत्व नहीं होता अगर उसके बाद वो कोई भी एक युद्ध जीत गए होते। मैं एक और बार बताता हूं, 1757 में, ये यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया है, आगे हम राइटिंग एबिलिटी में बताएंगे भी आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है और किस तरीके से लिखना है। 1757 में जो युद्ध था वो इतना महत्वपूर्ण सिद्ध नहीं होता अगर अंग्रेज बाद में किसी एक युद्ध में हार गए होते। बंगाल को कैप्चर करने के बाद मराठा और हैदराबाद और मैसूर पे अपना ध्यान अंग्रेज ले जाते हैं। अगर ये सारे मिलके एक साथ संगठित रूप से लड़े होते तो हो सकता है परिणाम कुछ और ही रहते। हालांकि 1764 में दिल्ली से मुगलों के राजा शाह आलम द्वितीय, अवध के राजा शुजा-उद-दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम, तीनों ने संगठित रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी, लेकिन प्लानिंग, प्लॉटिंग सही ना होने की वजह से अंग्रेजों के हित में वो युद्ध रहा, क्योंकि वो सैन्य रूप से ज्यादा अधिक कुशल थे। वो हम देखेंगे। तो आपको यह पॉइंट समझ में आया, मुगल्स के डिक्लाइन के बाद क्या हुआ। तो भारत का राजनीतिक परिदृश्य क्या था, अब भारत छोटे 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 खंडों में विभाजित हो चुका था। बी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट, नादिर शाह। भारत का जो उत्तर पश्चिम फ्रंट था उसमें लगातार
नादिर शाह के आक्रमण का खतरा मौजूद था। सी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। जमींदार्स, राय-दुर्लभ्स did not support नवाब। इसका मतलब समझो। देखिए, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि भारत में हमेशा से ही एक ठोस मध्य वर्ग की कमी रही। एक स्ट्रॉन्ग मध्य वर्ग अगर था भी तो वो सामंतवादी प्रथाओं से बना था। जो इंपोर्टेंट मध्यवर्ग, जो छोटा सा मध्यवर्ग था, जमींदार, राय-दुर्लभ्स, वो नवाब को सपोर्ट नहीं कर रहा था। आगे चल के हम देखेंगे कि किस प्रकार प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव षड्यंत्र रच के इन लोगों को अपने साथ मिला के बंगाल के राजा के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, सिराजुद्दौला के खिलाफ। चलिए, तो ये पॉइंट आपके समझ में आया। इस पॉइंट में हमने क्या पढ़ लिया कि भारत का राजनीतिक परिदृश्य क्या था। छोटे छोटे प्रांतों में भारत विभाजित हो चुका था और मुगल्स के बाद ऐसी कोई शक्ति नहीं बची थी जिसने भारत को संगठित रूप से एक करने के बारे में सोचा। सेकंड पॉइंट लिखिए। ये जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक पूरी चीज क्लियर नहीं होगी, इसलिए सबसे पहले हम ये कर रहे हैं। जिस प्रकार हमने भारत का राजनीतिक परिदृश्य देखा, अब हम बंगाल का राजनीतिक परिदृश्य देखेंगे। पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ बंगाल। पांच इंपोर्टेंट ईयर लिखो। 1633, 1651, 1690, 1707, 1717। इनके बारे में मैं आपको समझाता हूं, इनको समझो। पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ बंगाल। देखिए, अगर आप किसी भी देश पे शासन करते हो या आप किसी भी देश पे शासन करना चाहते हो तो ऐसा नहीं होता है कि आकस्मिक रूप से आपने किसी क्षेत्र पे आक्रमण कर दिया और वो क्षेत्र आपको मिल जाए, जबकि आप प्रयत्न उसके लिए बहुत पहले से कर रहे होते हो, लेकिन सफलता बहुत बाद में मिलती है। ठीक ऐसा ही बंगाल के साथ हुआ। 1757 में बंगाल में अपनी पहली सफलता अंग्रेजों को मिलती है, लेकिन उनका बंगाल में हस्तक्षेप कब से था? 1633, जब ओडिशा में वो पहली फैक्ट्री खोलते हैं। दूसरी फैक्ट्री वो हुगली में 1651 में खोलते हैं। 1690 में उनको सुतांती, कैलीकट और गोविंदपुर के बंगाल में दीवानी राइट्स मिलते हैं। 1707 में मुगल एम्परर की मृत्यु होती है और 1717 में जब फर्रुखसियार आते हैं तो वो कुछ ऐसा अनोखा काम करके जाते हैं जिसके कारण ही बक्सर और मतलब बहुत बड़ा एक वो कारण था जिसके कारण बक्सर और प्लासी के युद्ध लड़े गए थे, वो हम देखेंगे। बी, प्रॉब्लम स्टार्टेड आफ्टर अलीवर्दी खां। ये पॉइंट सफिशिएंट है। अभी हम इसको और कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ये इसलिए सफिशिएंट है ताकि हम पूरी स्टोरी को समझ पाए। देखिए, 1707 में औरंगजेब की जब मृत्यु होती है, अगले राजा कौन बनते हैं? फर्रुखसियार। ओके, फर्रुखसियार क्या करते हैं? अंग्रेजों को एक पास देते हैं, दस्तक पास, जिसकी मदद से 3000 रुपए देके अंग्रेज फर्रुखसियार से एक ग्रांट करवा लेते हैं, दस्तक पास, जिसकी मदद से अंग्रेजों को रेवेन्यू नहीं देना पड़ा था। वो क्या करने लगे? इसकी फोटोकॉपी कर करके दूसरों को बेचने लगे। इसका मिसयूज शुरू हो गया। जब इसका मिसयूज शुरू हुआ, उसके कारण राजा के जो रेवेन्यू थे, राजा का जो राजस्व था, वो कम होने लगा। और हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, किसी भी देश या किसी भी राजा की शक्ति केवल दो ही चीज में निहित होती है। पहली काय में, सेना में, और दूसरी काय में, कोष में, जो धन उसके पास रहता है। किसी भी देश या किसी भी कंट्री या किसी भी
राजा की शक्ति दो ही चीजों में निहित होती है, एक तो कौन सी, धन, और एक दूसरा कौन सी, मिलिट्री। अमेरिका का सबसे ज्यादा मिलिट्री एक्सपेंडिचर भी है और अमेरिका का जो डॉलर है वो वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी भी है, इसलिए वो सुपर पावर स्टेटस को बरकरार करा हुआ है। ठीक है, तो दस्तक पास का अब्यूज हुआ। अब्यूज के कारण क्या हुआ, फर्रुख शेर ने जो 1717 में दिए थे उसके कारण क्या हुआ, बंगाल का रेवेन्यू कम होना शुरू हुआ। जब तक अलीवर्दी खान थे, अलीवर्दी खान कब तक थे, 1756 तक। हुआ क्या, पूरी स्टोरी कुछ इस तरीके से चल रही थी कि अलीवर्दी खान जो थे ना, उन्होंने, अच्छा एक और बार रिकॉल करा देता हूं, अंग्रेजों की भारत में 3 इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसी थी, एक बंगाल, दूसरी कलकत्ता और तीसरी कौन सी थी, बॉम्बे। जबकि फ्रांस की, और इन तीनों में उनके क्या होते थे, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक होते थे। जबकि फ्रांस की कौन कौन सी थी, एक तो थी उनकी चंदरनगर और दूसरी थी पौंडीचेरी। और 1750 तक आते आते पौंडीचेरी में उनका प्रभुत्व कम हो गया था, चंदरनगर बची थी, लेकिन वहां पे उनका कोई इतना इंपॉर्टेंट नेता नहीं था। ये चीज समझ में आ गई। 1717 में फर्रुख शेर के द्वारा जो उनको दस्तक पास दी गए थे, उन्होंने क्या किया, उनका अब्यूज स्टार्ट किया, मिसयूज स्टार्ट किया, जिससे जो बंगाल के राजा थे वो पैनिक होने लगे। और बंगाल इतना विस्तृत और इतना बड़ा क्षेत्र था और उसका इतना इंपॉर्टेंट था, मैं आपको बता चुका हूं कि 60% जो इंग्लैंड ट्रेड करता था वो अकेला कहां से होता था व्यापार, बंगाल से होता था। और ब्रिटेन में बुलियनिज्म चल रहा है, जबकि अब ब्रिटेन का बुलियनिज्म डाउन हो रहा है क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका है, तो उनको प्रोडक्शन चल रहा है, प्रोडक्शन के लिए उनको जो रिसोर्सेज चाहिए वो भारत से आने, बदले में भारत में उनको बुलियन देने पड़ रहे हैं। चूंकि भारत में उस समय इंग्लैंड के प्रोडक्ट्स की मांग नहीं थी, इसलिए क्या हो रहा था, वस्तु विनिमय बार्टर ट्रेड चल नहीं रही थी, बुलियन से इकट्ठे हो रहे थे। तो बंगाल को जीतना बहुत इंपॉर्टेंट था। अलीवर्दी खान कब तक थे, 1756 तक, 1740 से 1756 तक। जब तक अलीवर्दी खान जिंदा थे तब तक कुछ चीजें सही चल रही थी। देखिए, अलीवर्दी खान ने इंग्लैंड पे टाइट कंट्रोल कस रखा था, क्योंकि वो इस बात से भली भांति जानते थे, इस बात को अच्छी तरीके से जानते थे कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो साउथ इंडिया में युद्ध चल रहे हैं वो मैं नहीं चाहता कि मेरे क्षेत्र में हो और अंग्रेज यहां पे मुझे कोई पराशय नहीं क्रिएट करे। तो टाइट किसने रखा, अलीवर्दी खान ने। और उस समय अलीवर्दी खान का मराठाओं का भी एक एपिसोड चल रहा था, जिसके कारण भी वो इनसे युद्ध में नहीं उलझे। बट व्हेन द किंग विथ फेरोशियस टेम्पर एंड फीबल अंडरस्टैंडिंग केम इनटू बीइंग, लेकिन जब सिराजुद्दौला बंगाल के 1756 में नवाब बनते हैं, युवा सिराजुद्दौला, 23 या 22 साल उनकी उम्र थी उस समय, तो वो बंगाल के प्रशासन को संभाल नहीं पाते। और एक और बात का यहां पे ध्यान रखना जरूरी है कि जमींदार राय दुर्लभ ने कभी भी नवाब को सपोर्ट नहीं किया, और स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी सिराजुद्दौला के आते आते, ये लोग बहुत ज्यादा भयंकर नाराज थे नवाब से, क्योंकि इनको इकोनॉमिक लॉसेस हो रहे थे, दस्तक पास का अलग एक सीन चल रहा था, तो ये लोग बड़े नाराज थे। तो सिराजुद्दौला के द्वारा अगर कोई काम भी किया गया, रिबैलेंस द पावर स्ट्रक्चर इन बंगाल, वो हमेशा गलत ही हुआ। क्यों, क्योंकि ये लोग हमेशा ऐसा होने नहीं देते थे, ये नवाब का अपोज करते थे। समझ में आ गया। तो इतनी ज्यादा विपरीत परिस्थितियों में सिराजुद्दौला आते हैं, दस्तक पास का मिसयूज और बढ़ा, उनको इतनी राजनीतिक समझ ना होने के कारण 1757 में वो बैटल ऑफ प्लासी हार गए। उसके पहले के एपिसोड को समझो। अब देखो, बैटल ऑफ प्लासी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है उसको समझो। बैटल ऑफ प्लासी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अंग्रेजों की बंगाल की विजय के द्वार किसने खोल दिए, बैटल ऑफ प्लासी ने। जिस प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों के लिए द्वार खोले, उसको पूरी तरीके से कंप्लीट किसने कराया, बक्सर ने। वो हम देखेंगे, द्वार खोले। अब जो 60% व्यापार हो रहा था उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे क्या, बिल्कुल नहीं देना पड़ेंगे। दीवानी राइट्स किसको प्राप्त हो गए, इंग्लैंड को प्राप्त हो गए, टैक्स कलेक्शन का वो पूरी अथॉरिटी। उसके साथ ही अब यहां से जितनी भी लूटपाट होगी वो भारत के अन्य क्षेत्रों को
लूटने के लिए और उन पे कब्जा करने के लिए शुरू होगी। इसलिए क्वेश्चन भी पूछा गया है, मैं आपको बता देता हूं, यूपीएससी में आया है। On June 23rd, 1757, the middle age of India ended and her modern age began. 23 जून 1757 में भारत का मध्यकालीन इतिहास खत्म होकर आधुनिक भारत शुरू होता है। वो हम देखेंगे ऐसा क्यों कहा गया है। देखिए, यूपीएससी में हमेशा से ही ऑप्शनल में विशेष करके ये टॉपिक जो है वो प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। जनरल स्टडीज मेंस में इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा कम आते हैं। ऑप्शनल के दृष्टिकोण से भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके जीके के दृष्टिकोण से भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहीं से प्रवेश द्वार अंग्रेजों के खुले थे। यूपीएससी की ऑप्शनल परीक्षा का हमेशा से ही एक फॉर्मेट रहा है, किसी व्यक्ति के द्वारा अगर कोई बात की गई है, अलग अलग ऑथर्स, अलग अलग विद्वानों के बारे में ने अगर कोई बात बोली है तो वो उसको एक फ्रेज बना के आपको क्वेश्चन दे देते हैं और उस पर बोलते हैं आप लिखिए। जैसे कि आफ्टर 1757 there grew up a state of Bengal which was a sponsored state as well as a plunder state। 1757 के बाद बंगाल का इस तरीके से उदय होता है कि उसको पूरा एक प्लंडर्ड मतलब लूटपाट वाली स्टेट बन जाती है वो इंग्लैंड की पॉलिसीज की। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, क्लियर है। 1756 में जब सिराजुद्दौला आते हैं, अंग्रेजों से बड़े नाराज है। क्यों नाराज है? दस्तक पास का मिसयूज। 1756 में क्या होता है, दो चीजें घटित होती हैं। इंग्लैंड एक तो दस्तक पास का मिसयूज कर रहा है, दूसरा अली वर्दी खान जो सिराजुद्दौला के दादा थे, उनका कोई भी पुत्र नहीं था। दादा नहीं, नाना थे। सिराजुद्दौला उनके ग्रैंडसन थे अली वर्दी खान के। उनका कोई भी पुत्र नहीं था, उनकी 3 बेटियां थी। तो उन तीनों बेटियों के बीच में इस बात को लेके अब फ्रिक्शन शुरू हो चुका कि किसका बेटा नवाब बनेगा बंगाल का। और जो उनकी सबसे छोटी बेटी थी, उनके पुत्र सिराज थे और वो बंगाल के नवाब बने। तो वाजिब सी बात है, जो 2 बड़ी रूस गई वो, ठीक है, रूस गई। अब रूस गई तो क्या हुआ, षड्यंत्र रचने लगी। घसीटी बेगम थी उनमें से एक, शौकत जंग थे एक, वो प्लानिंग करने लगे किसके प्रति, सिराजुद्दौला के प्रति। इंग्लैंड दस्तक पास का मिसयूज कर रहा है, इन सभी लोगों को बुला लिया हमारी साइड आ जाओ, घसीटी बेगम और शौकत जंग, इन सभी को उन्होंने असाइलम दे दिया एक, ठीक है। उसके साथ ही क्या किया, मीर जाफर को अपने पक्ष में मिला लिया जो सेनापति थे सिराजुद्दौला के। उसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी चीज ये हुई, जमींदार रायदुल्लभ जो नवाब को सपोर्ट नहीं करते थे, उनको आपको अपने पक्ष में लेना शुरू कर दिया था। ओके, एक तरफ जहां उन्होंने असाइलम दिया सिराजुद्दौला के विरोधियों को, दूसरी तरफ वो दस्तक पास का मिसयूज कर रहे थे। तीसरी तरफ उन्होंने एक और चीज क्या की कि 1756 से लेके इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में यूरोप में 7 वर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि फ्रांस का अभी एक क्षेत्र यहां पे बचे हुआ है जिसका नाम क्या है, चंद्रनगर। तो उन्होंने क्या करा, फ्रांस और इंग्लैंड में जो यूरोप में लड़ाई चल रही है उसके डर से उन्होंने यहां पे अपना फोर्ट विलियम्स में फोर्टिफिकेशन चालू कर दिया, मतलब किलाबंदी चालू कर दी ताकि फ्रांस उन पे आक्रमण ना कर पाए। क्लियर है, समझ में आ रही है चीज आपको कि जब वहां पे सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हुआ उन्होंने अपनी किलाबंदी शुरू कर दी। ये तीनों चीजों से सिराजुद्दौला का दिमाग खराब हो गया कि अंग्रेज ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे क्षेत्र में मेरी बिना परमिशन के फोर्टिफिकेशन, किलाबंदी, दस्तक पास का मिसयूज, और इतना ही नहीं मेरे सारे विरोधियों को शरण भी दे रहे हैं। तो सिराजुद्दौला ने इन पे कासिम बाजार
पूरी एक टाइमलाइन मैं आपको बनवाऊंगा, अभी आप समझते चलो। पूरा हम एक डेडिकेटेड टाइमलाइन बनाएंगे जिसमें सारी चीजें कवर हो जाएंगी और लिखेंगे भी सही। सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार और जो इनका फोर्ट विलियम्स था उस पर आक्रमण कर दिया। यहां तक चीज क्लियर है? क्लियर है। कासिम बाजार में अंग्रेज की एक फैक्ट्री थी, बंगाल का एक क्षेत्र था, वहां पे आक्रमण कर दिया। फोर्ट विलियम्स पे आक्रमण कर दिया। ये चीज क्लियर है। ऐसा कहा जाता है कि फोर्ट विलियम्स में एक जगह थी जहां पे काल कोठरी टाइप थी। काल कोठरी में अंग्रेजों को बंद कर दिया था। टोटल 146 अंग्रेज थे। 146 अंग्रेज में से केवल 23 अंग्रेज बचे थे। बाकी 123 घबराहट के कारण मर गए थे। उनमें से एक था हालवेल, इसका नाम ओलिसवेल जैसा दिखता है, हालवेल। तो हालवेल दौड़ता 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 पहुंचता है रॉबर्ट क्लाइव के पास। रॉबर्ट क्लाइव मद्रास में है, ठीक है। अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व कहां कर रहे हैं? मद्रास में। और रॉबर्ट क्लाइव अभी बहुत खुश है। क्यों? इस समय उन्होंने मद्रास में फ्रांस को हरा दिया था। भागते 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 पूरी घटना बता देता हूं। कासिम बाजार और फोर्ट विलियम्स पे आक्रमण करता है सिराजुद्दौला, काल कोठरी बंद करता है। 123 गए, 23 बचे। एक हालवेल पहुंचता है कहां पे? रॉबर्ट क्लाइव के पास। कि सर ऐसी ऐसी बात हो गई, चलो अब तो मैं नहीं छोड़ूंगा। रॉबर्ट क्लाइव उठाता अपनी पल्सर। ऐसी कोई चीज नहीं हुई थी। रॉबर्ट क्लाइव उस समय एक चीज बोलते हैं, वो मैं आपको बाद में लिखवाऊंगा इसे। तो रॉबर्ट क्लाइव को फिर भेजा जाता है कि जिस तरीके से आपने सर हमें जितवाया है मद्रास में, वैसे ही आप अपना एफर्ट लगाइए बंगाल में। रॉबर्ट क्लाइव ही वो व्यक्ति थे जिनके कारण ब्रिटिश का पूरा एक साम्राज्य बना गया। ओके, बंगाल की विजय में उन्हीं का पूरा कारण रहा और उनको हीरो की तरह देखा गया बंगाल में, और बाद में 5-6 साल बाद विलन की तरह देखा गया, और बाद में उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। देखेंगे क्या हुआ था पूरा एपिसोड। 1756 में कासिम बाजार फैक्ट्री, फोर्ट विलियम्स, हॉलवेल पहुंचा। वापस आए रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव वापस आए, तब तक आ चुकी है जनवरी 1757। समझ में आ रहा है? अब जनवरी 1757 में रॉबर्ट क्लाइव मतलब अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में एक छोटा सा क्लश होता है, ठीक है। युद्ध नहीं बोलेंगे उसको, क्लश होता है। लेकिन उस समय मीर जाफर को, जो सेनापति थे सिराजुद्दौला उद्दौला के, उनको मना नहीं पाए थे अंग्रेज, ठीक है। तो क्या हुआ, जो क्लश हुआ ना जनवरी 1757 में, जनवरी 1757 के क्लश में अंग्रेज एक बात समझ गए कि सिराजुद्दौला के पास 50,000 की आर्मी है, हम उससे नहीं जीत सकते क्योंकि इसके पास धन भी है, और हम उससे नहीं जीत सकते क्योंकि उसके पास हमसे बड़ी सेना भी है, मीर जाफर। और जब तक मिडिल क्लास के इन लोगों को हम नहीं मिलाएंगे तब तक हमारा बंगाल पर विजय करना आसान नहीं होगा। इसलिए फरवरी 1757 में, फरवरी 1757 में वो दोनों एक संधि कर लेते हैं जिसको ट्रीटी ऑफ अलीनगर बोला जाता है, और जिसको शॉर्ट लिव्ड द ट्रीटी ऑफ अलीनगर भी बोला जाता है। शॉर्ट लिव्ड द ट्रीटी ऑफ अलीनगर क्यों कहा जाता है अभी मैं बताऊंगा। अब यहां पे सिराजुद्दौला के कैरेक्टर के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह या उनकी डिप्लोमेटिक या उनकी सोच के ऊपर एक आर्ग्यूमेंट उठता है कि जब अंग्रेज शॉर्ट थे रिसोर्सेस के और युद्ध कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे, तो सिराजुद्दौला के पास यदि इतनी मात्रा में सेना थी और धन था और वो चाहते तो अंग्रेजों को एलिमिनेट कर सकते थे, तो फिर उन्होंने वहां पे संधि क्यों की? समझ में आ रहा है आपको? ऑल्दो द मिस्टेक्स ऑफ हिस्ट्री कैन नॉट बी अनडन, बट दे हैव लेफ्ट एन कास्केडिंग इफेक्ट ऑन द नेशंस फ्यूचर। हालांकि इन चीजों को बदला तो नहीं जाता, लेकिन इसका व्यापक प्रभाव तो हर देश के उस पर रहा। तो यहां पे ऐसा माना जाता है कि उनको वॉर कंटिन्यू करना था और उसी समय इंग्लैंड को एलिमिनेट कर देना था, जबकि उन्होंने क्या करा, फरवरी में क्या कर ली, संधि कर ली। काई की संधि कर ली? अलीनगर की। और अलीनगर की संधि में जो फोर्ट विलियम्स उनसे छीना गया था अंग्रेजों को, वो वापस दे दिया गया और दस्तक पास भी मान लिया गया फर्रुखशियर का। समझ में आ रहा है? तो इसको शॉर्ट लिव्ड द ट्रीटी ऑफ अलीनगर क्यों कहा गया? शॉर्ट लिव्ड मतलब बहुत समय कम समय तक रही, क्योंकि मार्च में, अब 1757 मार्च में
अब जो चंदर नगर एक बस्ती बची है ना यहां पे फ्रांस की, ब्रिटेन अब उस पर आक्रमण करेगा। क्यों? 7 ईयर वॉर चल रहा है। कहां पे चल रहा है? यूरोप में, इन दोनों के बीच में। देखो, इंटरनेशनल इवेंट्स ने हमेशा देश के इतिहास पर प्रभाव डाला। पहला तो 1757 में ये इवेंट हुआ। दूसरा क्या हुआ? 18th सेंचुरी का एक ही 1783 में आसपास जब अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो रहा था, 1783 के आसपास जब अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था, हुआ क्या था? उस समय ब्रिटेन अमेरिका से एलिमिनेट हो चुका था। ठीक है, एलिमिनेट होने के कारण वो ये समझ गए थे कि हमको किसी देश की राजनीति में इतना ज्यादा अधिक प्रेशर या इतना ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो 1783-84 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। पिट्स इंडिया एक्ट में यह बोला गया कि इंटरनल मैटर्स ऑफ स्टेट्स में आप अपना हस्तक्षेप ना करें, जो आंतरिक मामले हैं इंडियन स्टेट्स में उन पे हस्तक्षेप ना करें। क्लियर है? और वॉर की रिस्क बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिप्लोमेटिक मूव्स का यूज करें। ठीक है, 1784 में पिट्स एक्ट आया। हालांकि अंग्रेज अगर कोई भी डायरेक्ट अपनी चुनौती भारत में देखते थे तो वो डायरेक्ट मिलिट्री अटैक करते थे, वो मैं आपको आगे की चीजों में समझाऊंगा। तो 1783 के बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आना, ब्रिटेन में यूरोप में युद्ध चलने के कारण यहां पे चंदरनगर पर अटैक करना, तो इंटरनेशनल इवेंट्स की हमेशा से ही वो रहती है। तो आप इस क्वेश्चन को भी तैयार कर लीजिएगा कि व्हाट इंपैक्ट डू इंटरनेशनल इवेंट मेड इन इंडियन हिस्ट्री इन 17th सेंचुरी और 18th सेंचुरी और इन 19th सेंचुरी, और व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर इन इंडियन हिस्ट्री। ये सारे क्वेश्चंस आप तैयार रखना। ओके, ये सारी चीजें हुई। जनवरी 1756 में क्या हुआ? 57 में क्या हुआ? क्लश हुआ। फरवरी में अलीनगर की संधि। अब इसको शॉर्ट लिव्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुत कम समय तक रही। 1757 में अंग्रेजों ने इस संधि को तोड़ दिया और चंदर नगर पर आक्रमण कर दिया। इस संधि में यह बोला गया था कि आज से आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, आप हमारे काम में क्षेत्र में टांग मत अड़ाना। जैसे ही उन्होंने चंदर नगर पर आक्रमण किया, सिराज उद दौला का दिमाग खराब हो गया और अब उसने अपनी सेना को आक्रमण के लिए बोल दिया कि अब तो ब्रिटिशर्स को पूरी तरीके से एलिमिनेट करेंगे। 14 जून 1757 को वो ऑर्डर दे देते हैं। किसको ऑर्डर देते हैं? अपनी आर्मी को। किस लिए? इंग्लैंड पे आक्रमण करने के लिए। लेकिन जनवरी 1757 और जून 1757 के बीच में महत्वपूर्ण चीज यह हुई कि अब ये जो राय दुर्लभ जमींदार और मीर जाफर थे, ये किसकी टीम में मिल चुके थे? इंग्लैंड की टीम में मिल चुके थे। ये कभी भी खुश नहीं थे सिराज उद दौला की पॉलिसी से, और मीर जाफर पर्सनली भी एंटी ब्रिटिश सपोर्ट के खिलाफ थे। जो सिराज उद दौला का एंटी ब्रिटिशर्स एटीट्यूड था उसको कभी भी सराहना नहीं करते थे मीर जाफर। मीर जाफर को बोला गया अंग्रेजों के द्वारा कि जैसे ही हम बंगाल पर विजय कर लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको वहां का नवाब बना देंगे और बदले में आप हमको ये एलोकेशंस दे देना, कठपुतली राजा बन जाना आप हमारे। तो मीर जाफर बड़ी एक्साइटेड हो गए। 14 जून को क्या होता है? 1757 को आक्रमण के लिए बोलते हैं सिराज उद दौला। सिराज उद दौला को पता लग जाता है कि मीर जाफर उनकी टीम में मिल चुके हैं, तो 15 जून पे उस पे आक्रमण के लिए ऑर्डर दे देते हैं मीर जाफर पे। लेकिन मीर जाफर उनको कन्विंस कर लेता है कि महाराज अब ऐसी गलती नहीं होगी और मैं आपकी तरफ से लड़ूंगा, आप तो मुझको जानती हो यार। ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद क्या हुआ? मीर जाफर पलट गए वहां पे। तो क्या हुआ? 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया। अब प्लासी की युद्ध में सिराज उद दौला की तरफ से दो ही लोग लड़ रहे थे, एक तो मीर मदान और मोहन राय। दो लोग लड़े और इंग्लैंड अपनी डिप्लोमेसी का यूज करके, जब सेनापति ही उनकी साइड है, मीर जाफर ही उनकी साइड है, मतलब पूरी सेना उनकी साइड है, एक मेजोरिटी ऑफ सेना 90% सेना के आसपास लगभग इंग्लैंड का सपोर्ट कर रही थी, मतलब मीर जाफर का सपोर्ट कर रही थी, और सिराज उद दौला हार गए छल कपट से और अपनी डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके। कौन जीत गए? अंग्रेज जीत गए। 1756 में सबसे पहले समझ लो इसको, 1756 में क्या हुआ? कासिम बाजार पर आक्रमण हुआ। उसके बाद क्या हुआ? फोर्ट विलियम्स पे हुआ। ब्लैक होल घटना होती है। उसके बाद हॉलविल जाता है, रॉबर्ट क्लाइव आता है। जनवरी में छोटा सा क्लश होता है। फरवरी में ट्रीटी हो जाती है। मार्च में चंदर नगर पर आक्रमण हो जाता है। 14 जून पे आक्रमण के आदेश दे देते हैं। 23 जून में बैटल ऑफ प्लासी हो जाता है।
2-3 लोग लड़ते हैं और बैटल हार जाता है और बंगाल पे अब किसका एक मजबूत पकड़ हो जाती है, इंग्लैंड की। क्लियर है? देखो 1757 का युद्ध अंग्रेजों ने छल कपट से और अपनी डिप्लोमेसी से जीत लिया। लेकिन इस बात को समझना जरूरी है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए, मान लीजिए कि किस युद्ध ने अंग्रेजों के प्रभुत्व को बंगाल पर सुनिश्चित किया, मतलब ब्रिटिश डोमिनेंस को किस युद्ध ने इंश्योर किया, तो उसका आंसर होगा बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ प्लासी ने तो द्वार खोले थे। द्वार क्यों खोले थे? क्योंकि अभी कोई बड़ी शक्ति को सेना के साथ, मिलिट्री के साथ इंग्लैंड हरा नहीं पाया था। लेकिन 1764 को जब 3 लोगों को, शुजाउद्दौला अवध, मीर कासिम और शाह आलम सेकंड को जब तीनों को हराते हैं, तब उनका प्रभुत्व स्थापित हुआ था बंगाल में। क्लियर है? 1757 में बिट्रियल से, यहां पे 3-4 क्वेश्चन आए, मैं आपको बता देता हूं, इसको समझ लेना। ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। ऑन जून 23, 1757 द मिडिल एजेस ऑफ इंडिया एंडेड एंड आवर मॉडर्न एज बिगेन। जून 1757 में इंग्लैंड, भारत का मध्यकालीन इतिहास खत्म होकर क्या शुरू होता है? आधुनिक इतिहास शुरू होता है। क्लियर है? एक और क्वेश्चन आया है, द बैटल ऑफ प्लासी वॉज नॉट ए ग्रेट बैटल बट ए ग्रेट बिट्रेयल। 1757 का प्लासी का युद्ध एक महान युद्ध ना होके एक महान षड्यंत्र था। बिल्कुल सही है ना? लिख पाओगे ना आपके वो इसके बारे में? और क्वेश्चन क्या है आपके इसमें? द वर्डिक्ट ऑफ प्लासी वाज कंफर्म्ड बाय द इंग्लिश विक्ट्री एट बक्सर। मतलब जो नतीजा आया था प्लासी का, उस नतीजे से सुनिश्चितीकरण किस युद्ध से हुआ? बक्सर के युद्ध से। ठीक है? और 2-3 चीजें ये यहां पे रॉबर्ट क्लाइव ने बोली हैं, उनको भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इसको समझना। द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्सपीडिशन वाज नॉट मियरली टू रीएस्टेब्लिश द ब्रिटिश सेटलमेंट इन बंगाल बट ऑल्सो टू ऑब्टेन एम्पल रिकॉग्निशन ऑफ कंपनीज प्रिविलेज एंड सेपरेशन फॉर इट लॉसेस विदाउट द रिस्क ऑफ वॉर। मतलब रॉबर्ट क्लाइव ये बोलते हैं कि केवल बंगाल में अपनी जो 1-2 फैक्ट्रियां कासिम बाजार में और फोर्ट विलियम्स पे जो अटैक करके उनको ही वापस लेना, मात्र इतना ही हमारा लॉजिक नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमको तो उससे बड़े युद्ध के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है? तो यहां पे लिख लेना। और रॉबर्ट क्लाइव क्या बोलते हैं मैं आपको बताता हूं। रॉबर्ट क्लाइव ये बोलते हैं चलिए बाद में उसकी डिक्टेशन ले लेंगे हम। ओके, तो ये वाला एपिसोड पूरा क्लियर हुआ आपको? ठीक है ना, कि किस तरीके से क्या चल रहा था, राजनीतिक परिदृश्य कैसा था, पॉलिटिकल सिनेरियो कैसा था, इंग्लैंड ने कैसे फरमान्स का मिसयूज करा, उसके बाद कैसे उन्होंने असाइलम दिया जो ट्रेटर्स थे उनको, उसके बाद मीर जाफर मिल जाते हैं, उसके बाद 1757 का बैटल हो जाता है। क्लियर है? अब हम सबसे पहले इसको कंप्लीट करते हैं, जो हमने डायग्राम शुरू किया था, उसके बाद आगे की डिस्कशन करेंगे। ओके, तो पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं। कंटिन्यू करिए। देखिए, अलीवर्दी खान, ब्रैकेट में लिखना टाइट कंट्रोल। एक मराठा डिच के भी बारे में पूछा जा सकता है, उसके बारे में आपको बना देता हूं। अंग्रेजों की मदद से एक मराठा डिच
बनवाई थी अलीवर्दी खान ने। अलीवर्दी खान ने जो मराठा डिच, मतलब डिच का मतलब होता है गहरी खाई टाइप की। तो मान लीजिए ये क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत बड़ी एक डिच बनवा दी थी ताकि अगर मराठा आक्रमण करे तो वो मराठाओं को दिक्कत हो आक्रमण करने में। मराठा डिच, ये भी आप याद रखना जीके के लिए। मिस यूज ऑफ दस्तक, ये चल ही रहा था, सब समझा चुका हूं, थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है। नो सपोर्ट टू नवाब, नो सपोर्ट टू नवाब का मतलब मेरा क्या है, ये वाला सपोर्ट, जमींदार साइदुल्लाह डिड नॉट सपोर्ट नवाब, ठीक है। अगला लिखो, घसीटी बेगम, शौकत जंग, इनका विद्रोह चल ही रहा था, ठीक है। पूरी चीज समझ में आ रही होंगी आपको, मैं बता चुका हूं। मीर जाफर ट्रेटर, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखो, ब्रिटिश मोटिवेशन। किस कारण इतने ज्यादा मोटिवेटेड थे ब्रिटिशर्स बंगाल पर आक्रमण करने के लिए? सबसे पहला कारण क्या था, रिच बंगाल, बंगाल बहुत ज्यादा रिच था। बी कारण क्या था, 60% ट्रेड अकेली कहां से होती थी, बंगाल से होती थी, पहले बता चुका हूं। तीसरा कारण क्या था, बुलिनिज्म डाउन हो रहा था, बुलिनिज्म डाउन हो रहा था, इसका मतलब क्या है, करना पड़ेगा आक्रमण क्योंकि बंगाल नीचे। मोटिवेशन एक और ये था, 1752 में कर्नाटक जीत चुके थे, जो कर्नाटक क्षेत्र था जो ब्रिटिशर जीत चुका था, ठीक है। ये मोटिवेशन था इंग्लैंड का बंगाल पे कॉन्क्वेस्ट करने के लिए। कारण क्या थे प्लासी के युद्ध के 4th रीजंस, वो आप लिख लो। पहला क्या था, मिसयूज ऑफ पास, ये आपको इसलिए बनवाए जा रहे हैं नोट्स ताकि आप बाद में भी अगर इनको एग्जाम के पहले पढ़ें 10-15 दिन, 1-2 दिन पहले, तो आप चीजों को अच्छे से रिकॉल कर पाए और फिर वहां पे पूरी चीजों को कनेक्ट करके उसके बारे में ज्यादा अच्छे से लिख पाए। बी, फोर्टिफाइंग मतलब किलेबंदी चालू हो गई थी, ये एक रीजन था, सब डिस्कस कर चुके हैं। असाइलम टू शौकत जंग, घसीटी बेगम एंड अदर्स, ठीक है। डी, ये रीजंस थे, ठीक है। एक एक पॉइंट इसमें से क्लियर कर चुका हूं मैं आपको। 5th लिख लो, एक और बना लो, रिजल्ट। रिजल्ट क्या हुआ है, रिजल्ट ये हुआ, ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था भारत की इतिहास में, पूरे इतिहास में, क्योंकि यहीं से सब कुछ चालू होगा। अब बंगाल का धन को लूटा जाएगा और बंगाल के धन को लूट के पूरे भारत पर कब्जा करने के लिए उसको खर्च करा जाएगा। टर्निंग पॉइंट इसलिए था, बंगाल जैसा समृद्ध क्षेत्र अब अंग्रेजों के उस चीज में आ चुका था। इस युद्ध से यह बात सिद्ध हो गई थी कि इंग्लैंड अपनी डिप्लोमेसी का यूज करके और किंगडम्स भी प्राप्त कर सकते हैं। इससे एक और चीज यह सिद्ध हो गई थी कि भारतीयों की सेना अंग्रेजों की सेना, बक्सर के युद्ध में यह भी सिद्ध हो गई थी कि भारतीयों की सेना अंग्रेजों की सेना के मुकाबले उतनी ज्यादा सक्षम और कुशल नहीं है, देखेंगे आप। तो रिजल्ट में लिख लो, ब्रिटिश कंट्रोल ओवर बंगाल और लूटिंग ऑफ बंगाल, यह आप रिजल्ट में लिख लो। क्लियर है, क्लियर है। अब एक हम टाइमलाइन बनाएंगे, उसको बनाइए, इवेंट्स पहले ही समझा चुका हूं, शुरू करें।
इसमें पूरी की पूरी हमारी जितनी भी बंगाल की हिस्ट्री है इस एक पेज में आ जाएगी। ओके, कुछ चीजें मैं लिखवा चुका हूं लेकिन आपको दोबारा लिखनी है ताकि आपके रिवीजन में आसानी रहेगी। नए फ्रेश पेज पे इसको बना लें। पॉलिटिकल सिनेरियो, राजनीतिक परिदृश्य, पॉलिटिकल सिनेरियो, राजनीतिक परिदृश्य क्या था? मुगल्स डिक्लाइंड, मतलब मुगलों का पतन। ठीक है। सेकंड, नादिर शाह के आक्रमण का हमेशा ही खतरा मौजूद था। मैंने आपको पढ़ाया था 3 प्रेसिडेंसी थी, मैं आपको एक एक पॉइंट समझा चुका हूं। पूरी एक एक पॉइंट के ऊपर इन पे डिस्कशन भी लिखवा सकता हूं, लेकिन मैं इसलिए नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी, और मैं ये भी मान के चल रहा हूं कि इस पूरे लेक्चर के बाद आप इस पूरे इवेंट के बारे में किसी ना किसी अच्छी बुक से रेफर करके पढ़ लोगे। ये पूरी चीजें जो मैंने पढ़ाई हैं, मैं नोट्स भी लिखवा रहा हूं, आंसर भी लिखवाऊंगा, लेकिन अगर आप इसको किसी अच्छी बुक से भी एक बार पढ़ लेते हो तो पूरी चीजें आपको एज इट इज समझ में आ जाएंगी और हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो 3 प्रेसिडेंसी थी इंग्लैंड की, कौन सी? बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास, और तीनों के अलग अलग क्षेत्र थे। क्लियर है? अब अगले बॉक्स में आप 5 साल बनाओ। 1633, 1651, 1651, 1690, 1707 एंड 1717। 1633 में ओडिशा में फैक्ट्री खोलते हैं, 1651 में हुगली में खोलते हैं। ईस्ट इंडिया में सबसे पहली फैक्ट्री कब खोली गई थी? 1633 में। कहां पे? ओडिशा में। बंगाल में सबसे पहली फैक्ट्री कहां खोली गई थी? हुगली में। 1690 में उनको राइट्स मिल जाते सुल्तानती कैलीकट के और गोविंदपुर के। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। 1717 में फर्रुखसियर उनको फरमान दे देता है। अगला बनाइए, इंपोर्टेंस ऑफ बंगाल। क्यों इंपोर्टेंट है? 60% तो ट्रेड ही हो रही है। दूसरा, इकोनॉमिक दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तीसरा, स्ट्रेटेजिक दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। इट वाज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इंडिया, बंगाल। ओके। फिर कौन आते हैं एपिसोड में? अली वर्दी खान। अभी तक प्रॉब्लम नहीं थी जब तक ये थे। क्यों? टाइट कंट्रोल रखा है इन्होंने। कब से प्रॉब्लम शुरू हुई? सिराजुद्दौला के आने से। और बीच में एक और चीज क्या चल रही है? मिसयूज ऑफ फरमान। ओके। अगला लिखिए, 1756 में कौन बने थे? सिराजुद्दौला। ओके। सबसे पहले कौन थे? इनके पहले थे मुर्शिद कुली खान, फिर अली वर्दी खान, फिर सिराजुद्दौला 1756 में आए। ठीक है। बंगाल का सीन क्या था? बंगाल का पॉलिटिकल सिनेरियो, मिसयूज ऑफ दस्तक पास और जमींदार, कुलीन वर्ग, अनेप्पी। ठीक है। और घसीटी बेगम वगैरह का सीन चल रहा था, पहले बता चुका हूं। और एक और चीज चल रही थी, 3rd पॉइंट एक और लिख लो, फोर्टिफिकेशन चल रहा था ना, किलाबंदी। नवाब का दिमाग खराब हो गया उससे, तो नवाब क्या बोलेंगे आप बताइए? नवाब ऑर्डर्ड टू स्टॉप फोर्टिफिकेशन, किलेबंदी के लिए मना किया। किससे? अंग्रेजों से। माने क्या अंग्रेज? नहीं माने तो क्या होगा? युद्ध होगा। कहां पे अटैक करेंगे? अटैक ऑन कासिम बाजार एंड फोर्ट विलियम्स।
कब? 1756 अगस्त में लगभग, राइट। और एक और घटना हुई थी यहां पे, ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी से एक नाम याद आएगा आपको, हॉलवेल। वो कहां पहुंचे? रॉबर्ट क्लाइव के पास। ओके, रॉबर्ट क्लाइव अब जो मद्रास के विजेता हैं, अब वो कहां आएंगे? बंगाल में। इनके साथ एक और व्यक्ति आए थे, एडमिरल वाटसन, अगस्त 1756। ओके सर एंड मैम, आगे बढ़ते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ द, मैंने अभी आपको एक लाइन बोली थी, द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन। वो ऑब्जेक्ट क्या था? स्क्रीन पे वो आपके सामने भी है, इसको लिख लीजिए। अगला पॉइंट क्या आता है? जनवरी 1757 में क्या होता है? क्लश बिटवीन नवाब एंड ब्रिटिश। बताया था ना आपको। फरवरी 1757 में क्या होता है? शॉर्ट लिव्ड ट्रीटी ऑफ अलीनगर। मार्च में क्या होता है? फ्रांस की जो 7 ईयर वॉर्स चल रहा है साथ साथ, सही है। तो फ्रांस की जो एक बस्ती थी, अटैक ऑन चंदरनगर, कौन करता है? ब्रिटिश। क्लियर है। सिराजुद्दौला का दिमाग खराब, 14 जून ऑर्डर कर देता है सिराज किसको ऑर्डर करता है? आर्मी को, अटैक कर दो ब्रिटिशर्स पे। मीर जाफर वगैरह उसकी साइड थे ब्रिटिशर्स के साथ। तो 23 जून का प्लासी का युद्ध होता है और इसी के साथ भारत का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास खत्म, आधुनिक इतिहास शुरू। भारत का पूरा भविष्य चेंज होने वाला है। ओके, सो फार सो गुड। समझ में आ गया अभी तक सब कुछ? पूरी चीजें समझा चुका हूं। इसी को अभी हम कंटिन्यू करके बक्सर तक ले जाएंगे, लेकिन बक्सर का एपिसोड समझा देता हूं। कहीं भी आपको इस पॉइंट में, इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे बिल्कुल पूछें। अब एक क्वेश्चन लिखेंगे मेंस का, लिखें। ऑन जून 1757 the middle ages of India ended and her modern age began। जून 1757 में मध्यकालीन इतिहास खत्म होकर भारत का आधुनिक इतिहास शुरू होता है। ओके, आंसर लिखो। लिखिए, ब्रिटिश इंडिया इन बैटल ऑफ प्लासी इंश्योर्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉलोनियल रूल इन इंडिया। ब्रिटिश विक्ट्री इन बैटल ऑफ प्लासी इंश्योर्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉलोनियल रूल इन इंडिया। भारत में औपनिवेशिक शासन की स्थापना में प्लासी के युद्ध का व्यापक महत्व रहा। ब्रिटिश विक्ट्री इन द बैटल ऑफ प्लासी इंश्योर्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, पहला पॉइंट है कॉलोनियल रूल इन इंडिया। भारत में औपनिवेशिक शासन की स्थापना में प्लासी के युद्ध का व्यापक महत्व रहा।
It provided them a takeoff platform to make a strong and permanent hold over India. क्योंकि इस युद्ध के पश्चात बंगाल पर ब्रिटिश का आधिपत्य स्थापित, it ensured that Britishers using their diplomacy and army can win any territory in India. इस युद्ध ने यह सिद्ध किया कि अंग्रेज अपने कूटनीतिक एवं सैनिक ताकत के बल पर राजनीतिक नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। इसमें सैनिक ताकत को काट दें आप, कूटनीतिक ताकत के बल पर राजनीतिक नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। सैन्य ताकत का प्रदर्शन तो हुआ ही नहीं था ना। तीसरा लिखो, इट प्रोवाइडेड ब्रिटिशर्स विथ इनॉर्मस वेल्थ एंड इनफाइनाइट रिसोर्सेस ऑफ बंगाल। It provided Britishers with enormous wealth and infinite resources of Bengal. प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल के संसाधनों की लूट ने कंपनी को अनंत साधनों का स्वामी बना दिया। प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल के संसाधनों की लूट ने कंपनी को अनंत साधनों का स्वामी बना दिया। ब्रैकेट में लिख लो, बंगाल वाज कंसिडर्ड एज मोस्ट प्रॉस्परस प्रोविंस इंडस्ट्रियली एंड इकोनॉमिकली। बंगाल व्यावसायिक और औद्योगिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र था। ओके, मेंस में आए, अच्छे से लिख लो। जब भी आपको लगे आप थक चुके हो तो वो पद याद कर लेना जिसके लिए इतनी तपस्या करनी है, जिसके लिए आप इतने प्रयत्नशील हो और मेहनत कर रहे हो। एक एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस की जाती है, हम कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, इस पूरे कोर्स में लगभग हम थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस से ज़्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लगभग 1000 क्वेश्चंस के आसपास हम डिस्कस कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री की पूरी सीरीज में, जो कि प्री, मेंस और ऑप्शनल में आए हैं। अगर आप इस कोर्स को अच्छे से कर लेते हो तो इंडियन हिस्ट्री के रिस्पेक्ट में आपको और कोई रेफरेंस लेने की जरूरत नहीं होगी और आप भरपूर लिख पाओगे इसके बारे में अगर कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर जब तक हम इन चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमारी राइटिंग एबिलिटी भी नहीं होगी और क्या स्किल्स चाहिए वो भी हमको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप लोगों के लिए हम ये तैयार करके लाते हैं ताकि आपको एग्जाम में किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो यदि हम इतनी तरफ से इतना इनपुट दे रहे हैं तो आपको भी इससे दोगुना इनपुट देने की ज़रूरत है और इन टाइमलाइन को एक और बार घर पे जाके दोबारा बनाने की ज़रूरत है। और जो इसको ऑनलाइन देख रहे हैं उनको भी एक एक बार ये प्रैक्टिस अवश्य करना चाहिए ताकि इस पूरी चीज़ से आप फेमिलियर हो जाओ और चीज़ों को कनेक्ट करके सारी चीज़ें समझो। ये बंगाल की जो अभी हम लिख रहे हैं वो बंगाल की विजय के, प्लासी की युद्ध के पूरे रिजल्ट हैं, उनसे क्या क्या हुआ। तो बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पहले आ चुका है, संभावना है आगे भी आएगा। तो लिखिए, बुलिनिज्म बैक, बुलिनिज्म बैक, बहुमूल्य धातुवाद वापस। क्यों? अब थोड़ी ना जाएंगी धातुएं इंग्लैंड से भारत में, क्लियर है। और अब क्या हुआ, जो धन लूटा जाता था भारत से और क्षेत्रों को लूटेंगे, बंगाल से जो लूटा जाता था वो भारत के अन्य क्षेत्रों में इन्वेस्ट होगा और चाइना में भी इन्वेस्ट किया कॉलोनी बनाने के लिए, क्लियर है। अगला लिखो, फिफ्थ, हेल्प्ड इन विनिंग साउथ इंडिया। हेल्प्ड इन विनिंग साउथ इंडिया मतलब दक्षिण भारत पर विजय में मदद। क्यों ही मदद, क्यों ही? क्योंकि अब पैसा था ना, अब बंगाल को जीत लिया है तो अब साउथ इंडिया को जीतो। इसलिए बोला गया है कि ड्यूप्लिक्स मेड ए कार्डिनल ब्लंडर ऑफ सर्चिंग द की इन मद्रास, क्लाइव सॉट इट, फाउंड इट एंड फाउंड इट इन बंगाल। जो गलती वो मद्रास में भारत की पूरे कब्जा करने की चाबी जो ड्यूप्लिक्स फ्रांस के गवर्नर मद्रास में ढूंढ रहे थे वो क्लाइव को कहां पे मिल गई? क्यों? क्योंकि बंगाल इंपॉर्टेंट था ना इन चीजों से और बंगाल से ट्रेड थी, जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा ही। सिक्स्थ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी।
British East India Company became the most important company. It provided company the commercial rights which motivated them for political rights as well. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब सबसे महत्वपूर्ण कंपनी के रूप में स्थापित हो चुकी थी. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब सबसे महत्वपूर्ण कंपनी के रूप में स्थापित हो चुकी थी क्योंकि इनसे उन्हें व्यावसायिक अधिकार मिलते हैं जो कि उन्हें राजनीतिक अधिकार के लिए भी प्रेरित करते हैं. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम द मोस्ट इंपोर्टेंट कंपनी. इट प्रोवाइडेड कंपनी द कमर्शियल राइट्स विच मोटिवेटेड देम फॉर पॉलिटिकल राइट एज वेल. 7th, पपेट किंग मीर जाफर. 1757 के बाद, सिराज उद्दौला के खत्म होने के बाद, सिराज उद्दौला के खत्म होने के बाद अब पपेट किंग कौन बन जाएंगे? मीर जाफर. मतलब पपेट किंग का मतलब क्या है? कठपुतली राजा. ओके, फिर कैसे प्रॉब्लम्स आती हैं वो देखेंगे हम. पहले पूरा आंसर कंप्लीट कर लेते हैं. 8th, after 1757 there grew up a state of Bengal which was a sponsored state as well as a plundered state. ये भी आ चुका है क्वेश्चन. After 1757 there grew up a state of Bengal which was a sponsored state as well as plundered. 1757 के बाद बंगाल में भयंकर लूट शुरू हुई. ओके, Ninth, last comma, the verdict at Plassey was confirmed by the English victory at Buxar. Last comma, the verdict at Plassey was confirmed by the British victory at Buxar. प्लासी की युद्ध का जो नतीजा था, उसका सुनिश्चितीकरण बक्सर के युद्ध ने किया. क्लियर है? ओके, मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं आपको. तब तक आप ये पूरे 10 पॉइंट पढ़ो और कोई भी डाउट अगर आपको आती है तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हो. क्लियर है? प्लीज कंटिन्यू राइटिंग. और फाइनल नोट्स लिखेंगे बैटल ऑफ प्लासी, ताकि इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन आए मेंस में, ऑप्शनल में आए तो आप कर पाए. रिजल्ट कॉमा आफ्टरमाथ एंड इंपैक्ट ऑफ बैटल ऑफ प्लासी. परिणाम प्रभाव. ओके, पहला लिखिए. बंगाल केम अंडर द ऑपरेशन ऑफ ब्रिटिशर्स. OPRESSION. बंगाल केम अंडर द ऑपरेशन ऑफ ब्रिटिशर्स. बंगाल अंग्रेजों के स्वामित्व में आ गया. Although the battle was not so important from the military point of view, हालांकि ये युद्ध सैन्य दृष्टिकोण से उतना महत्वपूर्ण नहीं था, but it left a big impact on Indian politics. Big impact या cascading impact या cascading effect on Indian politics. Bracket
नॉट ए ग्रेट बैटल बट ए ग्रेट बिट्रेयल। मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था शुरुआत में कि प्लासी का युद्ध महान युद्ध नाव के महान षड्यंत्र था, है ना। इस चीज को समझो। इस पूरे टॉपिक से, बंगाल के टॉपिक से ऑप्शनल में 10 से 15 क्वेश्चन आए हैं। मैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस आपको लिखा रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस क्लास के बाद आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे। उनको आपको आपका जो भी माध्यम है उनको लिख के देखना है। क्लियर है? मैं खुद पर्सनली चेक करूंगा। जो इसको ऑनलाइन देख रहे हैं, आपको जो बाद में क्वेश्चंस मिलते हैं, हम एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं उस पे, जहां पे आप इनके बारे में आपने जो आंसर लिखा है उसको दे सकते हैं। जब तक वो प्लेटफॉर्म वर्क इन प्रोग्रेस में है, तब तक आप जो भी इन क्वेश्चंस का आंसर लिखते हो, अपनी राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए आपको ये करना जरूरी है। आप हमें मेल कर सकते हो, जो भी आंसर आपने लिखा है मैं पर्सनली उसको चेक करूंगा और आपको फीडबैक दूंगा कि कैसे आपको उसको सुधारना है। पूरी टीम हमारी उस पर रिसर्च करके आपको बताएगी कि कहाँ कमी है और आप कैसे उसको सुधार सकते हैं। इसी निरंतर प्रयास के साथ एक दिन हम होंगे कामयाब। चलिए, सेकंड पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है। नॉट ए डिसाइसिव बैटल इफ ब्रिटिशर्स वुड हैव लॉस्ट एनी सब्सिक्वेंट बैटल। ये युद्ध उतना निर्णायक नहीं होता अगर ब्रिटिशर्स कोई अगला युद्ध हार चुके होते तो, है ना। लेकिन हारे नहीं, इसलिए निर्णायक हो गया क्योंकि डोर्स ओपन इस नहीं करे। थर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द बैटल ऑफ प्लासी ushered in a new era, ushered USHERED, the battle of Plassey ushered in a new era in Indian history। बैटल ऑफ प्लासी के बाद, प्लासी के युद्ध के बाद भारत में एक नया युग आता है। It was a turning point not only in Indian history, it was a turning point not only in the history of Bengal। ये केवल बंगाल के It was a turning point not only in history of Bengal, ये केवल बंगाल के इतिहास के दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण नहीं, बट ऑल्सो इन द हिस्ट्री ऑफ ऑल इंडिया, बल्कि पूरे भारत के इतिहास पर इसने गहरा प्रभाव डाला। ओके, इट हैज देयरफॉर राइटली रिमार्क्ड दैट द बैटल ऑफ प्लासी, अतः यह सही ही कहा गया है। इट हैज देयरफॉर राइटली रिमार्क्ड दैट द बैटल ऑफ प्लासी, अतः यह सही ही कहा गया है दैट द बैटल ऑफ प्लासी mark the end of one epoch and beginning of another। EPOCH, epoch मतलब युग। ये सही कहा गया है कि प्लासी के युद्ध से एक युग खत्म होके दूसरा युग शुरू हुआ। क्लियर है ना पॉइंट? ओके, अब समझो। यहां तक चीज क्लियर है। राजा कौन बने? मीर जाफर। क्लियर है? कठपुतली राजा बनते हैं मीर जाफर। मीर जाफर जब राजा बनते हैं, उनके समक्ष सबसे ज्यादा बड़ा चैलेंज ये होता है कि इंग्लैंड की डिमांड को कैसे पूरी करा जाए। मीर जाफर अपने आप को असफल मानते हैं, अयोग्य मानते हैं कि मेरे से तो अब आपकी डिमांड्स पूरी नहीं हो पाएंगी। तो मीर जाफर का सन इन लॉ था मीर कासिम। मीर कासिम को बुलाया जाता है और मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को नवाब बना दिया जाता है। लेकिन मीर जाफर की तरह मीर कासिम उनकी बातों में आने वाला नहीं था, वो योग्य नेता था।
योग्य राजा था। वो समझ जाता है कि अंग्रेज, अगर हम अंग्रेजों के प्रभाव में रहते हैं तो हम अपना क्षेत्र विस्तार नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो जैसे ही सत्ता में आते हैं उनके द्वारा 3 चीजें की जाती हैं। क्लियर है? सबसे पहली तो वो अपनी राजधानी ट्रांसफर कर लेते हैं अंग्रेजों से दूर रहने के लिए। कहां पे? मुर्शिदाबाद से मुंगेर। दूसरा, मुंगेर में वो एक गन फैक्ट्री की स्थापना करवा देते हैं। तीसरा, पहली कौन सी हो गई? राजधानी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। दूसरी और तीसरी, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी, सेना का पुनर्गठन। ये कोशिश वो करते हैं। बाद में सेना का पुनर्गठन और इन सभी चीजों का प्रयत्न टीपू सुल्तान के द्वारा भी किया जाता है। हम जब मैसूर के बारे में पढ़ेंगे तब लिखेंगे। यहां तक क्लियर है? अंग्रेजों को यह बात समझ में नहीं आती मीर कासिम की कि हमने तो तुझे इसलिए नवाब बनाया ताकि तू हमें ज्यादा अधिकार दे सके, तू कहां दूर जाके बैठ गया। तो मीर कासिम से नाराज हो जाते अंग्रेज और मीर जाफर को दोबारा से राजा बना देते हैं। समझ में आ रहा है? मीर जाफर को राजा बना दिए तो मीर कासिम नाराज हो गया। मीर कासिम अब भागता 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 कहां पहुंचता है? शुजाउद्दौला, जो अवध के नवाब है। वो दोनों मिलके जाता है शाह आलम द्वितीय, जो मुगल एम्पायर है। ये तीनों मिलके बक्सर का युद्ध लड़ते हैं। बक्सर का युद्ध अंग्रेज और इन तीनों के बीच में लड़ा जाता है। बक्सर का युद्ध और प्लासी के युद्ध में बहुत अंतर है, क्योंकि प्लासी के युद्ध में जहां पे अंग्रेजों ने षड्यंत्र का उपयोग किया था, वहीं पे बक्सर के युद्ध में दोनों ही पक्षों के द्वारा, अंग्रेज और भारतीय राजाओं द्वारा, सेना का और पराक्रम का भरपूर प्रदर्शन हुआ। इस युद्ध में वही जीतने वाला था जो अच्छे से लड़ता है, और इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई क्योंकि उनके पास मजबूत सेना थी। ठीक है? उनके पास आधुनिक हथियार थे। इसकी वजह से कौन जीत जाता है? 1764 में अंग्रेज जीत जाते हैं। और भारत के इतिहास के द्वार जो खोलता है प्लासी का युद्ध, उसका सुनिश्चितीकरण कौन कर देता है? बक्सर का युद्ध। अब एक बात समझो, अगर अंग्रेज 1764 का युद्ध हार जाते तो प्लासी के युद्ध का कोई इंपॉर्टेंस रहता क्या? नहीं रहता ना। क्यों? क्योंकि अभी तक उनकी मिलिट्री स्ट्रांग नहीं हुई थी। मतलब अभी तक उन्होंने ये सुनिश्चित नहीं किया था कि हम अपनी मिलिट्री की दम से और कहीं भी जीत सकते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन आया है यूपीएससी में कि अगर प्लासी का युद्ध इतना ज्यादा निर्णायक साबित नहीं होता, अगर उसके बाद का कोई युद्ध अंग्रेज हार जाते तो, उसका मतलब समझ पा रहे हो ना आप? उसका इंपॉर्टेंस इसलिए क्योंकि बाद में एक भी युद्ध नहीं हारे। कहीं पे डिप्लोमेसी का यूज करके, कहीं पे इंटरनल अफेयर्स का इस्तेमाल करके। ठीक है? जैसे हम पढ़ेंगे कल, जब हम लेक्चर लेंगे, हम पढ़ेंगे आफ्टर देयर विन ओवर बंगाल दे नाउ कंसंट्रेटेड इन द रिमोट और अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, है ना। अब वो अपना ध्यान ले जाते हैं मैसूर पे और मराठास किंगडम पे, उनको एक्वायर करना है बंगाल के बाद। मैंने बताया था ना कि बुलियनिज्म जो अब इकट्ठा हो रहा है उसकी मदद से भारत के अन्य क्षेत्रों पर कब्जा करना है। हमने अभी एक पॉइंट भी लिखा था। ठीक है? तो उसका वो यूज करते हैं और दे विल कंसंट्रेट इन मैसूर, बट दे हार्डली लॉन्च एनी डायरेक्ट मिलिट्री अटैक ऑन एनी ऑफ द इंडियन किंगडम। मतलब उन्होंने शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा कि डायरेक्ट मिलिट्री अटैक किया होगा। उन्होंने अपनी डिप्लोमेसी का यूज करा, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने आप को खतरे में देखा कि ये व्यक्ति हम पे आक्रमण कर सकता है, तो उन्होंने मिलिट्री अटैक भी किया। जैसे कि टीपू सुल्तान के खिलाफ उन्होंने मिलिट्री अटैक किया। जबकि 1783 में जब अमेरिका में जो सीन चल रहा था, उसके कारण जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था, उसने वॉर की मना करा था। उसके बाद भी कार्नवालिस ने ऑर्डर दिया मैसूर पे आक्रमण करने में 1789 में। उसका कारण क्या था कि वो चेंज कर लेते थे, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को एडेप्टेबल कर लेते थे। ठीक है? ये सारी चीजें हुई। और रूल्स ऑफ पैरामाउंटेंसी करा उन्होंने। ये बोला हमें तो भगवान ने भेजा है, डिवाइन रूल है हमारे पास। ठीक है? वगैरह वगैरह जितनी भी आलतू फालतू बातें थी सब कर ली उन्होंने। क्लियर है? ये पूरा बक्सर का युद्ध समझ में आया। बक्सर के युद्ध बाद इलाहाबाद की ट्रीटी हुई। वो इलाहाबाद की ट्रीटी से उनको पूरे के पूरे दीवानी राइट्स मिल गए, और फिर वो ट्रीटी ने पूरे भारत का मतलब सुनिश्चितीकरण कर दिया। ये चीजें समझ में आ गई। इसको हमको लिखना है, जिसके बाद आज का लेक्चर समाप्त हो जाएगा। फिर हम मैसूर और मराठास लेंगे। ओके? तो टाइमलाइन में जो 4-5 इवेंट्स कम है उनको पूरा कर देते हैं पहले। लिखिए।
बैटल ऑफ प्लासी कौन किंग बन गया? जाफर बिकेम किंग, मीर जाफर बन गया था ना, क्लियर है? कि कासिम बना था? मीर जाफर बना था पहले। अनेबल टू मीट ब्रिटिशर्स डिमांड एंड एब्डिकेटेड इन फेवर ऑफ unable to meet Britishers' demand and abdicated in favor of his son-in-law। अंग्रेजों की उम्मीदों पर खरा ना उतरने के कारण अपने दामाद के पक्ष में या मीर जाफर के पक्ष में पदत्याग, एब्डिकेट मतलब पदत्याग, यहां पर जगह का अभाव होने के कारण मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा हूं, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, आप लिखो। अगला लिखो। अब कौन आ गया? कासिम। ठीक है, अगले बॉक्स में लिखो कासिम और 3 पॉइंट लिखो। उसने 3 चीजें करी थी ना। पहली क्या करी थी? ट्रांसफर इज कैपिटल, कैपिटल ट्रांसफर कर दी। दूसरा पॉइंट, आर्म फैक्ट्री मुंगेर में आर्म फैक्ट्री स्थापना करवा दी। तीसरा लिखो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी, सेना का पुनर्गठन। तो ये तो बड़ा योग्य नवाब रहा होगा ऐसा कर रहा है। तो अंग्रेजों को ये बात समझ में नहीं आई, उनको केवल कठपुतली राजा चाहिए थे, इसलिए वापस किसको बना दिया? जाफर को बना दिया। अगला लिखो 23 अक्टूबर 1764, 23 अक्टूबर 1764 बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर हुआ। क्लियर है? अब वो बैटल ऑफ बक्सर के बारे में अलग से नोट्स लिखेंगे, ये टाइमलाइन कंप्लीट हो जाती है। क्लियर है? बैटल ऑफ बक्सर, कॉसेस। पहला, पॉलिटिकल विम ऑफ ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों की राजनीतिक भूख, मतलब वो पूरे क्षेत्रों को जीतना चाहते थे। आप क्लियर है? सेकंड, इंडिपेंडेंट कासिम, स्वतंत्र कासिम, वुड हैव बीन ए प्रॉब्लम, एक खतरा हो सकता था। बैटल ऑफ बक्सर, अब हेडिंग डालो बैटल ऑफ बक्सर, उसके बारे में लिखो। द सीड्स ऑफ बक्सर वर सोन आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी। बक्सर के युद्ध के बीज तो दरअसल प्लासी की युद्ध ने ही बो दिए थे। ओके। सेकंड, conflict between Qasim and British, conflict between Qasim and British। क्यों था कन्फ्लिक्ट? 3 पॉइंट लिखवाए ना आपको कन्फ्लिक्ट के कारण। पहला, राजधानी ट्रांसफर करना, दूसरा, तीसरा, गुड। 23 अक्टूबर 1764 का बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर हुआ। लिखिए बैटल ऑफ बक्सर। कासिम बंगाल, शुजाउद्दौला अवध, शाह आलम मुगल वर्सेस ब्रिटिशर्स। जीत गए कौन? ब्रिटिशर्स। एंड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया चेंज्ड फॉर एवर। नाउ द प्लंडरिंग ऑफ बंगाल विल स्टार्ट एंड ऑल द एक्सप्लॉइटिव पॉलिसीज विल बी लॉन्च्ड। अब बंगाल की लूट शुरू होके भारत पर पूरी शोषणकारी नीतियां लगाई जाएंगी। ओके। शोषणकारी नीतियों के बाद 1857 की क्रांति होगी। उसके बाद समाज और धर्म सुधार आंदोलन होंगे, रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म्स होंगे। उसके बाद आईएनसी कांग्रेस की स्थापना होगी। ओके। उसके बाद महात्मा गांधी आते हैं 1915 में।
उसके बाद आंदोलन लड़े जाते हैं, वर्ल्ड वॉर चल रहा है उस समय, वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा है, नमक सत्याग्रह चल रहा है, ठीक है, 1935 का एक्ट चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन सभा बनती है और एट लास्ट फ्रीडम मिलता है। ऐसे ऐसे एक एक टॉपिक के ऊपर पूरा डिस्कशन करना है। लास्ट पॉइंट लिखिए, ब्रिटिश वन द बैटल एंड इट प्रूव्ड टू बी ए डिसिसिव रिजल्टिंग इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश सोवरेनिटी इन इंडिया। इस जीत ने भारत पर ब्रिटिश संप्रभुता को सुनिश्चित कर दिया। कॉमा, बक्सर प्रूव्ड द मिलिट्री सुपीरियरिटी ऑफ द इंग्लिश। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की जो सैन्य शक्ति थी उसका प्रदर्शन तो हुआ ही नहीं था, वो किस में हुआ था? बक्सर में। वहां पे तो डिप्लोमेसी का हुआ था, इसलिए तो उसको कहा गया महान षड्यंत्र था। बक्सर प्रूव्ड द मिलिट्री सुपीरियरिटी ऑफ द इंग्लिश। बक्सर ने अंग्रेजों के कुशल सैन्य पराक्रम, कुशल सैन्य व्यवस्था को एंड एक्सपोज द इनहेरेंट वीकनेस ऑफ नेटिव फोर्स, और भारतीय राजाओं की कमजोरियों को उजागर किया। एक पॉइंट लिखो लास्ट फॉर टुडे, द सीड्स ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म सोड एट प्लासी फ्लावर्ड आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर। साम्राज्यवाद के जो बीज, इंपीरियलिज्म मतलब साम्राज्यवाद, साम्राज्यवाद के जो बीज प्लासी के युद्ध में बोए गए थे, कब खिल गए भैया? बक्सर में। लगभग 1/8 ऑफ इंडिया पे पूरा कंट्रोल हो गया था भारत पर, ठीक है, क्लियर है? एक और बार बता देता हूं बंगाल पर कैसे पूरा सिनेरियो चला, आपको समझ में आ गया होगा। 1750s तक आते आते मद्रास को तो जीत ही लिया था, प्रभुत्व हो ही चुका था वहाँ पे, ठीक है। 1756 में अली बर्दी खान जब आते हैं, सिराजुद्दौला जाते हैं, सिराजुद्दौला आते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। दस्तक पास का मिसयूज जो 1717 में फर्रुखशियन ने गलती करी थी, उसके कारण हुआ। मुगल्स के बाद ऐसी कोई इम्पोर्टेंट वो बची नहीं थी जो संगठित रूप से सोच रहे थे, और सोच रहे थे भी, प्लानिंग उस तरीके से नहीं कर पाए। प्लासी का युद्ध होता है, उसके क्या क्या कारण और क्या क्या चीज़ें इम्पैक्ट रहे, हमने पूरा आंसर लिख लिया उसके बारे में। बक्सर का युद्ध हुआ, और अब यहाँ से जीत के अब वो अदर क्षेत्र में जाएंगे, और इस युद्ध ने सुनिश्चित कर दिया कि इंग्लैंड सेना के बल पर कोई भी क्षेत्र जीत सकते हैं, जब 3 राजाओं को एक साथ हरा सकते हैं। इसलिए बोला जाता है 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। ओके, ऑन ए लाइटर नोट, अभी जो आपको दिया जा रहा है ये पूरा स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चंस है, इनको आप प्रैक्टिस करो, और अच्छे से लिखने की, पूरी चीज़ों को कलेक्ट करने के बाद, इस टॉपिक के बारे में अच्छे से पढ़ने के बाद, आप इस पे इन डेप्थ रिसर्च करने के बाद इस पे आंसर्स लिखें और प्रैक्टिस करें। थैंक यू।